नमस्कार, आदाब। दूरी बना के रखिए, है वक्त की ज़रूरत, इंसान पे लाजिम है ख़ुद अपनी हिफाजत। आज पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल है, पूरी दुनिया घबराई हुई है, परेशान सी दिख रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एक पूरी दुनिया के ऊपर एक वबा यानी महामारी का साया पड़ चुका है, और वो सिर्फ हमारा मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि उसकी चपेट में पूरी दुनिया है। और उस वबा का नाम है कोरोना यानी कि कोविड-19। कोविड-19 के बारे में तमाम सवालात हैं और आम फहम लोग उन सवालातों का जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अय्यूब अली ख़ान साहब, जो MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एक तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ। ये वो तंजीम है कि जो फलाह और बहबूद के काम करती है और ख़ास करके बेदारी के कामों को ज़्यादा ये तरजीह देती है। तो डॉक्टर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर ख़ान साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया में एक घबराहट सी है, कोरोना कोरोना कोरोना, एक कोरोना असल में क्या है, कैसे पैदा हुआ, ये कुदरती है कि इंसान ने बनाया है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। खालिद साहब, जिस तरह से आपने अभी सवाल किए हैं, जाहिर है कि आज की तारीख़ में पूरी दुनिया के अंदर एक दहशत का माहौल बन चुका है कोरोना वायरस की वजह से। इसका टेक्निकल नाम कोविड-19 है और फुल फॉर्म में कहूँ तो कोरोना वायरस डिजीज़ 19 इसलिए है कि 2019 में सबसे पहले दिसंबर में इसकी शुरुआत चाइना से हुई और वहाँ पर ये जिस तरह से फैला है, कहा जा रहा है कि ये वहाँ पर पशु पक्षियों के ज़रिए इंसानों के अंदर स्प्रेड किया है और इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन मेन चीज़ जो है, जब ये पूरी दुनिया में फैला और ख़ास करके हिंदुस्तान में इसकी आमद हुई, सबसे पहला मरीज़ केरला के अंदर पाया गया और उस वक्त केरल सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन दहशत का जो माहौल है उसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अंदर बुरी तरीके से लोगों को प्रभावित किया है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, राजनीति चल रही है कि अभी US ने, ख़ास करके ट्रंप ने, इसका सारा दोष जो है वो चाइना के ऊपर मढ़ दिया और अभी तक किसी नतीजे पर दुनिया के लोग नहीं पहुँचे हैं कि ये इंसानी तौर पर बनाया गया कोई वायरस है या नेचुरल है। लेकिन यकीनन ये बात सच है कि सारी दुनिया की तमाम लैब्स इस बात को जानने के पीछे लगी हुई हैं कि इसके पीछे राज क्या है, और जैसे ही पता लगेगा ये आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन आज की हकीकत ये है कि ये डिज़ीज़ जिसने सारी दुनिया के अंदर एक दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है और इससे हम सब तमाम ह्यूमन बीइंग को और लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कोरोना वायरस कुछ नैनो mm का है, और नैनो mm का मतलब कि बहुत छोटा जी। इतना छोटा वायरस एक इतनी बड़ी इंसानी जिस्म को कैसे परेशान कर देता, कैसे फैलता है, इसके क्या तरीके हैं, किस तरह से फैलता है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये नैनो वायरस है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये वायरस जब आपके शरीर या जिस्म के अंदर जाता है तो ये मल्टीपल तरीके से बहुत तेज़ी के साथ पनपता है और इसके ऊपर की जो लेयर है, दरअसल वो मैं ये कहूँगा कि फैट है। इसके ऊपर का जो फैट्स है वो बहुत मजबूत है और तेज़ी से फैलता है, और फैलने का जो इसका तरीका है वो बहुत ही बड़ा आम तरीका है कि एक शख्स दूसरे शख्स से मिलता है, हाथ मिलाता है तो उसे कोरोना हो जाता है। आपको कोरोना का वायरस है और आपने किसी सतह को, किसी चीज़ को छू दिया, वहाँ पर वो मौजूद हो जाता है। जब कोई दूसरा शख्स आता है उसको टच करता है तो उसको वो हो जाता है। तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए एहतियात शर्त। यहाँ पर ज़रूरत है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इस मामले में ये कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है कि यहाँ पर आपको प्रिवेंशन की ज़रूरत है। प्रिवेंशन एक अलग अलग तरीके से है इसके अंदर, ख़ास करके WHO ने जिस तरह की एक गाइडलाइन पूरी दुनिया को दी है कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो एक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, एक इंसान से दूसरे इंसान को कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंसिंग रखनी ज़रूरी है।
यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया भर में एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड जो है ये बिल्कुल गलत है इस जगह पर। यहाँ पर जब हम आपसे दूसरी बनाते हैं तो एक जिस्म से दूसरे जिस्म की, एक शख्स से दूसरे शख्स की दूरी है, ये बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग के मैटर में अगर आप जाएंगे तो सोशली फिर इंसान एक दूसरे से दूर होने की बात करता है। तो यहाँ ये फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हमें मास्क लगाकर हमेशा रखना चाहिए, और 70% अल्कोहलिक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ही इसके जर्म्स को मार सकता है, याद रखिए। 70% अल्कोहल। आम जो सैनिटाइज़र मौजूद हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल क्या है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो WHO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 70% जो अल्कोहल से बना हुआ सैनिटाइज़र है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन ओवरऑल जब हम घर में आते हैं तो हमारा पहला फ़र्ज़ होता है कि हम अगर बाहर से आएँ तो सबसे पहले अपने हाथों को, अगर आपके पास सोप है या डिटर्जेंट है, जो चीज़ भी आपके पास दस्तयाब है, उससे आप अपने हाथों को कम से कम 22 से 30 सेकंड तक लगातार अगर आप अपने हाथों को धोते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं उसे करने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको अपने कपड़ों को भी चेंज करना शर्त है, इसलिए कि कपड़ों के ऊपर भी वो आ सकता है और फैलता है उससे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को कर पाएंगे कि बाहर से आएँ और बाहर ही कपड़े निकालें और उसको फिर गर्म पानी में डालें। ये नामुमकिन है हमारे देश में। लेकिन जो आम तौर तरीक़े हैं, अगर हम उसका पालन करें, हम उसको चलें, तो कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि कपड़े गर्म जी बिल्कुल बिल्कुल गर्म पानी में डाले जाएं। जी, लेकिन तमाम सवालात हैं। किसी को खांसी आती है, लोग मुंह फेर लेते हैं कि इसे कोरोना, मान लीजिए कि कोरोना के कई सिम्टम्स में से एक सिम्टम किसी को लगे कि शायद हमें हो सकता है, तो उसमें जो है अपने घर पे क्या एहतियात करेंगे? नहीं, एहतियात वही है घर पर कि अगर किसी को भी लगता है, देखिए बेसिकली कोरोना को आप यूँ कह लीजिए कि एक तरह का फ्लू है, और फ्लू में आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की आम चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़। लेकिन कोरोना के अंदर अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो बेसिक सिम्टम्स के अलावा आपको हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। और जो अभी लेटेस्ट एक तरह की रिसर्च है कि कोरोना वायरस आपके सूंघने की जो पावर है वो ख़त्म कर देता है और आपका टेस्ट ख़त्म कर देता है। अगर इस तरह का किसी के अंदर ज़रा से भी सिम्टम्स है तो आप 100% आप कोरोना से ग्रसित हैं, आपको कोरोना हो चुका है, तमाम दूसरे सिम्टम्स के अलावा। चूँकि कोरोना जो है वो इफ़ेक्ट करता है आपके लंग्स के ऊपर, और इस तरह के आज दिसंबर के बाद जब से ये फैला है कोविड-19, उस वक्त से तमाम दुनिया को पता लगा कि ये कोरोना वायरस है जिसकी है। लेकिन इससे पहले क्या इस तरह के सिम्टम्स के मरीज़ नहीं आ रहे थे? तमाम अस्पतालों में इस सिम्टम्स के बहुत से मरीज़ आए हैं, और हम सब तमाम डॉक्टर्स ने, फिजिशियंस ने बैठ करके इस पर एक दिन चर्चा भी करी। मेरे बहुत से डॉक्टर्स जो बड़े अस्पतालों में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि साहब जब दिसंबर जनवरी में इस तरह के मरीज़ हमारे पास थे तब हम इनको वायरल न्यूमोनिया नाम से इनका डायग्नोज कर रहे थे और लिख रहे थे ऑन द सेम सिम्टम्स। लेकिन अब आज की तारीख में हम जब उसको कोरोना वायरस डिजीज़ या कोविड-19 लिखते हैं तो एक दूसरे ढंग से ट्रीट किया जा रहा है उसको। लेकिन इस तरह का मर्ज दिसंबर में भारत के अंदर शुरुआत हो चुकी थी। ये किसी को अगर कोरोना हो गया, टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया, तो रिकवरी के इम्कानात कितने होते हैं? क्या रिकवरी हो के वो अपनी मौत से बच सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कोरोना डिपेंड करता है कि पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि अगर किसी को कोरोना होगा तो सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो सबसे पहले उससे फाइट करने की कोशिश करती है, और वो फाइट करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, बहुत ही पावरफुल है, तो यकीनन छोटे मोटे मैटर्स में ये बॉडी के अंदर जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत से कोरोना पॉजिटिव केसेस में असिम्प्टोमेटिक था मैटर, किसी को सिम्टम्स बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। ये एक बड़ी
चौंकाने वाली बात थी। इस इसकी पर मियाद क्या है, कितने दिनों में सिम्टम पता चलता है? नहीं, सिम्टम्स तो आपका पता लग जाएगा 4 to 5 डेज, ईजिली पता लग जाता है। आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर शुरू हो जाएगा, 104 प्लस में चला जाएगा आपका टेम्परेचर। आपको सांस लेने में तकलीफ़ होनी एग्जैक्ट शुरू हो जाएगी, और आपकी जो सांस लेने वाली नली है बेसिकली वहाँ पर पूरा म्यूकस जम जाएगा और आपके लंग्स दोनों ब्लॉक्ड कर देता है ये। उस कंडीशन में आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी और उसी कंडीशन में आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा केसेस में मैंने देखा है कि जहाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर क्वारंटीन 14 डेज़ का आइसोलेशन यह है या नॉर्मल जो मेडिसिन है उससे काम चल जाता है इस केसेस के अंदर। ये है सबसे बड़ी चीज़। डॉक्टर साहब, कोरोना में पूरी दुनिया में तमाम मौतें हुई हैं, हमारे मुल्क में भी कुछ दुनिया के मुकाबले बहुत कम हुई है। ये बहुत हमारे लिए शुक्र की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा मुल्क ज़्यादा महफूज लग रहा है। लेकिन हमने जो आंकड़े देखे हैं, पढ़े हैं, जहाँ तक सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, इसमें जो ज़्यादा उम्र के 60+ लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। इसकी क्या वजह है कि मतलब बुज़ुर्ग लोगों की, सीनियर सिटीजन की ज़्यादा? क्योंकि मैं नहीं समझता कि खाली कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है। जो ज़्यादातर मौत के आंकड़े हैं वो मल्टीपल डिजीज़ जब आपके अंदर हैं, आपको कोरोना हो गया एक चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ आप डायबिटिक भी हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको किडनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो मल्टीपल डिजीज़ होते हैं, जब आप सीरियस होते हैं तो एक डिजीज़ की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलिवर, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। बुजुर्गों में क्यों? लेकिन बुजुर्गों में इसलिए है कि उनके अंदर इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, पहली चीज़ है कि इम्यूनिटी कम है, बस यही तो हम जानना चाहते हैं। इम्यूनिटी कम होती है और उसकी वजह से दूसरे डिजीज़ेस भी हैं आपको। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, पहली चीज़ तो उन डिजीज़ेस से लड़ रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। ऊपर से जब आपको कोरोना वायरस अटैक करता है तो उस कंडीशन में भी आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बीमार पड़ जाएं, आपको ये डिजीज़ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं WHO के रिकॉर्ड्स देख रहा था कि इसके अंदर हमारे देश में भी 60+ वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। 40 से 50 एज ग्रुप जो है उसके अंदर भी ज़्यादातर जो डेथ हुई हैं और ज़्यादा जो कोरोना पाया गया है वो उनके अंदर इस तरह का मैटर ज़्यादा है। तो ये कहना कि 60+ में बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मैं नहीं मानता, लेकिन 40 to 50 वाले मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा लोग इसमें हैं। और मेन चीज़ है इम्यूनिटी, उसको अगर आप मेंटेन कर रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम दिन में 4-5 मरतबा आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी लें, और विटामिन सी और उसके जो सोर्सेज हैं उस तरह के फलों का ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें संतरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें और हैं, हरी सब्जियां हैं। तो विटामिन सी और ख़ास करके संतरा, ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज की तारीख में लेना चाहिए। आप काफ़ी जानकारियाँ दे रहे हैं। अभी आपने कहा, और भी जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जानना चाहते हैं कहीं से भी, तो इम्यून पावर को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है कि इम्यून पावर आपको कोरोना से बचने के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो इम्यून पावर के लिए किसी एक चीज़ से इम्यून पावर नहीं बढ़ सकता, सिर्फ विटामिन सी से नहीं, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ चाहिए। बैलेंस डाइट, विटामिन एंड मिनरल सारी ज़रूरत पड़ेगी, सारी की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी जी, बिल्कुल। अब हम आते, इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जिसको हो चुका है, ठीक हो चुका है, लकवा मार गया, किसी को जो स्टेंट पड़ा है, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, किसी की डायलिसिस हो रही है, कोई लीवर के प्रॉब्लम से परेशान है, फैटी लीवर इन्फेक्शन, शुगर से परेशान है, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, लो ब्लड प्रेशर से परेशान है। तो जो खुद मरीज़ है, तो रोज़ा हो या व्रत हो, तो जब हर मिनरल्स और विटामिन अगर रोज़ा रखेगा उसके अंदर नहीं जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। तो अगर जो मर्ज़ में मुब्तला है तो क्या उसके लिए रोज़ा रखना लाजमी है? आप मुसलमान भी हैं, इस नज़रिए से हम पूछ रहे हैं। नहीं, मैं, बड़ा अच्छा सवाल है। जाहिर है कि रोज़े का वक्त चल रहा है और मैं समझता हूँ कि करीब करीब सभी मुसलमान कोशिश करते हैं कि वो रोज़े से रहें। और जहाँ तक मज़हब का सवाल है, इस्लाम का सवाल है, देखिए इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है
और वो यहाँ तक है कि नमाज के ऊपर भी, नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप मस्जिद में जाकर पढ़ें, बाजमात पढ़ें, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है कि अगर आप बीमार हैं तो आप बिल्कुल घर के बाहर ना जाएं। आप लेट करके पढ़ सकते हैं नमाज, आप बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। और नमाज से मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आपको खुदा की इबादत करनी है, और खुदा के सामने खड़े होकर के करें, बैठ के करें, या आप किसी भी सूरत में, आप इबादत है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो तमाम चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक रमज़ान और आपने दूसरी बात करी कि रोज़े के दरमियान लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, बिल्कुल साइंटिफिकली है। जाहिर है कि आप आज की तारीख में जो रोज़ा है वो 17 घंटे मेरे ख्याल से लगभग है, जब 15 से ज़्यादा ही है। तो इस पीरियड में अगर आप 15 घंटे पानी नहीं पी रहे हैं तो जाहिर है कि डिहाइड्रेशन होना है, ये लाजमी है। डिहाइड्रेशन होगा, आप डाइट नहीं ले रहे हैं, जो पहले से मरीज हैं और जो पहले से भी मरीज़ हैं, तो इस कंडीशन में मैं समझता हूँ कि रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हालांकि मैं इस्लाम का कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा है, जितना मैं उसकी हिस्ट्री और रवायत को जानता हूँ, जहाँ तक आपके हदीसों का सवाल है, तो हदीसों में भी इस बात के लिए कहा गया है कि किन हालात में रोज़ा आपको रखना है और कब नहीं रखना है। इसमें क्लियर कट दिशा निर्देश हैं और उसका पालन मुस्लिम समाज को करना चाहिए, ख़ास करके उन लोगों को जो किसी न किसी तरह से मरीज़ हैं और उनको ख़तरा हो सकता है। अच्छा, अभी काफ़ी मर्ज़ जो है बढ़ा है। कहा जा रहा है कि जो तबलीग जमात है, मरकज़ में लोगों की गैदरिंग हुई, और जबकि गैदरिंग मना थी उसके बाद भी वहाँ गैदरिंग रही। तो आप कहाँ तक तबलीग जमात का दोषी मानते हैं? देखिए, 21 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जनता कर्फ्यू का ऐलान कर देते हैं, और 20 तारीख 18-17 तारीख, उससे 2-3 रोज़ पहले ये गैदरिंग वहाँ पर मौजूद थी। इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी से करने से पहले उस मरकज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि मरकज़ जो सेंटर है वहाँ पर, उसका काम करने का तरीक़ा कैसा है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ग़ालिबन आप भी जानते होंगे, हिंदुस्तान में या दुनिया भर से जितने भी तबलीगी जमात के लोग इंडिया में आते हैं, वो सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं अपने सेंटर को, यानी निज़ामुद्दीन में जो मरकज़ का सेंटर है वहाँ से रिपोर्टिंग होती है, और उसके बाद वहाँ से उनकी ड्यूटी लगती है कि वो देश के किस हिस्से में जमात के साथ जाएंगे। जो मेरी नॉलेज में है, जो मुझे पता लगा कि जितनी जमातें कर्फ्यू के बाद, जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद, उससे पहले भी जिन लोगों को बाहर जाना था अपने अपने घरों पर या विदेश में, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मौलाना साद की बनती थी, जो वहाँ के हेड थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी, जैसा कि अखबारों में भी आया, पुलिस से जो बातचीत में उनके कुछ वीडियोज़ भी हैं, कि साहब हमने इन्फॉर्मेशन कर दी, गवर्नमेंट ने हमें किसी भी तरह से मदद नहीं करी इन लोगों को बाहर भेजने के लिए। लेकिन वहाँ पर इस तरह की गैदरिंग करना ये बिल्कुल कायदे कानून के ख़िलाफ़ था, जिस पर मौलाना साद की ज़िम्मेदारी बनती है हर हालत में। क्योंकि उससे 2 रोज़ पहले उन्होंने खुद एक तरह से खुतबे में ये कहा, जहाँ पर पूरी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि वो धार्मिक अंदाज में या अपने खुतबे में ये कह रहे हैं तकरीर में कि भाई आप ये जो मर्ज़ है ये मुसलमानों की तरफ रुजू नहीं हो सकता, आप मस्जिदों की तरफ आइए। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई बहुत कि आप मस्जिदों की तरफ, यानी आप मस्जिद जो है वो मुसलमानों के लिए खुली हुई है, जबकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, ये डिजीज़ जो है ये स्प्रेड हो रहा है भीड़ भाड़ के इलाकों में, भी बंद कर, और इसी दौरान दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये पहली मर्तबा हुआ है जब काबे में तवाफ़ बंद कर दिया गया, मस्जिद नबवी को मदीना में बंद कर दिया गया काबे से। तो मरकज़ इतना बड़ा हो गया काबे से। और इनके मानने वाले लोग भी इसी तरह के लोग हैं कि आप उनसे, जमातियों से कुछ भी कहिए, मौलाना साद के अलावा उन्हें कुछ तीसरी समझ में नहीं आ रही है। उससे ब्लंडर मिस्टेक उन्होंने ये करी कि वो जो रातों रात गायब हो जाते हैं। अरे भाई, कोई भी चीज़ थी, हर हालत में मैं समझता हूँ जो लॉ ऑफ लैंड है उसको बाईपास करके इस मुल्क के अंदर कोई भी शहरी नहीं रह सकता। आपको हर हालत में लॉ ऑफ लैंड का पालन करना ही है, चाहे आप कितने बड़े धार्मिक आलिम हैं, उलमा हैं, क्या हैं, इससे इस भारत के संविधान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त
कि जो मेजर चीज़ थी उन्हें सामने होना चाहिए, सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये चीज़ उन्होंने नहीं की है, इस पर मैं उनको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करता हूँ, यहाँ पर पूरी तरीके से वो गलत है। डॉक्टर साहब, आप एक जो है डॉक्टर के साथ साथ जो खिदमत दे रहे हैं आप, उसके साथ साथ आप एक तंजीम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और उस तंजीम के बारे में हमने काफ़ी पढ़े लिखे लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जानते हैं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, और वो काम कर रही है। इस जो लॉकडाउन में या कोरोना की बीमारी में जो बेबस परेशान लोग हैं, आपकी तंजीम उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जो इस वक्त करीब मैं समझता हूँ कि 22 स्टेट्स में बखूबी काम कर रही है, और जिन जिन जगहों पर इंसाफ का काडर्स हमारा था, वो लोग फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और तमाम कायदे कानून का पालन करते हुए उन लोगों ने लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करी। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मैं सर बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और आपके तमिलनाडु में और पौंडीचेरी में भी हमारे तमाम लोगों ने लोगों तक राशन पहुंचाया। जहां कहीं पर किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी उसको पहुंचाया। लोगों से फंडिंग के ज़रिए, क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग तो है नहीं, हम तो लोगों से चंदा लेकर के ही काम करते हैं, तो इस बीच हमने लोगों से अपील करी कि आप कुछ फ़ंड दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोगों ने फ़ंड के बजाय हमें सामान देने की कोशिश करी, जिसमें अनाज था और तमाम चीज़ें थीं, घरेलू तमाम चीज़ें, उसके पैकेट्स बना करके हमारे तमाम काडर्स ने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मैं समझता हूँ कि अभी ही नहीं, किसी वक्त भी अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम मुल्क पर आए इस तरह की, तो हमारे लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जबकि ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ख़ास करके अक़लियतों और बेसहारा लोग जो हैं इस देश के अंदर, और दलितों और ओबीसीज़ के लिए काम करती है, लेकिन इस मौके पर तमाम लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग भी इस चीज़ से जूझ रहे थे, हमने उनके लिए काम किया है और आगे भी कोशिशें हमारी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है देश में, इसलिए हमको बहुत आसानी है कि लोगों तक आसानी से हम पहुंच जाते हैं। आने वाले मुस्तकबिल में जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन किसी शौक़ से नहीं चल रहा, बल्कि एक वबा के नाते चल रहा है कि लोगों की ज़िंदगी महफूज रहे। तो मुस्तकबिल में हमारे मुल्क की सोशल इकोनॉमिकल यानी कि समाजी और इक़्तिसादी हालात पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इकोनॉमिकली तो आने वाला वक्त बहुत ही ज़्यादा कठिन दौर से गुज़रने वाला है, लेकिन मौजूदा हालात में मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जो मज़दूर किस्म के लोग हैं, जिनका काम रोज़ी रोटी, जिनकी पूरी रोज़ी रोटी मेहनत कशी पर है, वो सब तमाम इदारे बंद हैं और लोगों को खाने पीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा असेट्स हैं कि जो बहुत दिनों तक इसे चला सकेंगे। तमाम व्यापारिक संस्थाओं ने भी अभी से आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि साहब अगर हमारा बिज़नेस बंद है, हमारे इंडस्ट्रीज़ बंद है, हमारी फैक्ट्रीज़ बंद है, तो जाहिर है कि कहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इन हालात में इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे देश की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और इससे निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 6-8 महीने का वक्त लगेगा। और इस बीच इस देश के तमाम नागरिकों को मैं समझता हूँ संयम बरतने की ज़रूरत है, सरकार के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है कि जो भी हैं, जिस हालात में हैं, जैसे भी हैं, हम लोग सरकार के साथ रहें और सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इस महामारी से लड़ें। हमारा देश पहले है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की जान बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार जो भी कदम उठाएगी वो लोगों की बेहतरी के साथ साथ इस देश की आर्थिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि आप 2 जुमले में क्या अपना पैगाम देना चाहते हैं पूरे मुल्क के लोगों को? मैं देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस बुरे वक्त में आप सरकार के निर्देशों का पालन करें। सरकार की तरफ से जो भी आपसे कहा जा रहा है, ख़ास करके फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात है, क्वारंटीन की बात है, आप बेवजह घरों से ना निकलें। जिस तरह से आप घरों से निकल करके, जाहिर है जाने अनजाने में कहीं ना कहीं
आप इस मर्ज़ को, कोविड-19 को बढ़ावा दे रहे हैं। जितना आप एहतियात बरतिएगा उतना ही ये कम फैलेगा और इससे आपको भी नुकसान नहीं होगा। और जितनी जल्दी हो सके ये लॉकडाउन भी उसी कंडीशन में खुल सकता है जब इस देश के अंदर से कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। जितने दिन लॉकडाउन बढ़ेगा आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी, सरकार को प्रॉब्लम्स होगी, देश की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए बराए मेहरबानी सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के ज़रिए जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि हमारे साथ डॉक्टर अयूब अली ख़ान साहब थे, जो एक बहुत मारूफ और मशहूर डॉक्टर है और उसके साथ साथ ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के, जो समाज में बहबूद और फलाह का काम करती है। तो डॉक्टर साहब की हमें उम्मीद है नाजरीन कि डॉक्टर अयूब अली ख़ान की बातों से आपको तमाम इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा। और हम अपनी बातें ही ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।